नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में अर्निंग एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज करती हो और उस जो अलग अलग सेक्टर है उसमें इनका नेटवर्थ उस लेवल पे देखने को नज़र नहीं आई जिस लेवल पे इनकी खास करके रिवेन्यू सोर्स देखने को आई है। मतलब समझ में ये है जो पैसा कम लगाओ और मार्केट से अर्निंग भी ज़्यादा करो और आपकी सेल्स भी ज़्यादा हो। इसी तरह के स्टॉक की चर्चा करते हैं जहाँ पे हम स्टैंडअलोन डेटा एज वेल एज द कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ हम समझें तो दोनों में क्या है, काफ़ी जो सेल्स रिवेन्यू रहा खास करके क्या रिवेन्यू काफ़ी तगड़ा है और उस तगड़े के बेसिस पे जो प्रॉफिट की पार्ट है वो बहुत कम देखने को मिला है। क्या जानने के स्टॉक प्रयास करेंगे। तो आज की स्टॉक लर्निंग में हम इसको स्टार्ट करते हैं थर्मैक्स को लेकर के। थर्मैक्स लिमिटेड है जो कंपनी कहती है कि ट्रस्टेड पार्टनर इन द एनर्जी ट्रांजेक्शन को लेकर कहती है और कहती है जब अलग अलग जो प्रोडक्टिविटी है जहाँ पे देखा जाए वॉलेट्स एंड द हीटर्स बनाने वाली प्रोसेस हीटिंग्स को लेकर के, प्रोजेक्ट एंड एनर्जी सोल्यूशंस को लेकर के या सोलर पावर को लेकर के, साथ में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर एंड वेस्ट सोल्यूशंस, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड द प्रोसेस कूलिंग्स को की भी बात उन्होंने कहा है। कहती है सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट को लेकर के इनकी एक बड़ी अच्छी सी टैगलाइन है। और ये कहती है ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द थर्मेक्स, और ग्रीन टेक्नोलॉजी भी इनके पास निकल के आती है। अब इस इन सारे बातों को यदि हम मार्केट की स्टॉक की तरफ चले, ये एक अलग मार्केट है और स्टॉक की अलग मार्केट है। इस अलग मार्केट में देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑब्वियसली करीब 350% की उछाल दिया है। क्या कहती है और जहाँ पे कंपनी के बारे में अब हम समझने के स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। पहले फ्रॉम द समरी डेटा से, और समरी डेटा इसके बारे में क्या कहती है। तो समरी डेटा के बारे में देखा तो वो कहती है जो बुक वैल्यू है करीब 373 का, इंट्रेंसिक वैल्यू है करीब इसका 3 गुना 907 का, और जो करंट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा हायर प्राइस पे चल रही है, जो कि कह सकते हैं फिलहाल के टाइम में इसका ओवर वैल्यूड है। किसके बेसिस पे, मार्केट की बाकी कंपनियों के बेसिस पे। जहाँ पे इंडस्ट्रियल की बाकी दुकानों पे करीब 47 लोगों की भीड़ है, इनकी दुकानों पे करीब कितने की भीड़ है, 94 लोगों की भीड़ है। मतलब इसका डबल, तो डबल है तो इसको क्या कहते हैं, ओवर वेटेज कर लीजिए या ओवर वैल्यूड कर लीजिए। अब एक सवाल आता है, क्या ये ओवर वेटेज और ओवर वैल्यूड है तो क्या 5800 तक गया था प्राइस, वो क्या कहता है। लोअर टू लोअर 2500 तक गया था, वो क्या कहता है। देखिए इसके लिए देखा है तो 2500 इन द पिछले साल का डेटा होगा। इसके बाद मार्केट में इसकी उछाल आई है। उछाल के बाद ये देखा जाए तो क्या ये जो 4700 के आसपास प्राइस है, ये क्या नियरली फिर दोबारा 6000 के आसपास को टारगेट को टच कर सकती है, ऐसा लगता है। इसके लिए हम जानने के प्रयास करेंगे इनके एक एक एस्पेक्ट को, फिर कंक्लूजन पे चलेंगे आखिर इनके बारे में क्या कहता है। फिलहाल स्टॉक में ओवर वैल्यूड का माहौल चल रहा है। इस भीड़ होने का कारण कई सारे हो सकते हैं क्वालिटी अच्छी देती हो। क्वालिटी के बारे में देखा जाए तो कहते हैं कि ईपीएस में करीब 58 रुपये के आसपास की अर्निंग होता है, जब फेस वैल्यू केवल 2 रुपये का है। मतलब इसके हिसाब से हमें समझ में ये आई इनका अर्निंग सोर्स काफ़ी अच्छा रहा। अर्थात समझ में ये आती है जो इनका अर्निंग सोर्स के बेसिस पे ये देखा जाए तो उसको क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी ठीक ठाक है और क्वालिटी के पीछे कुछ कारण देखेंगे जो है कि भीड़ और कुछ कारणों से हो सकता है कि नहीं हुआ है। पहला देखा जाए तो वो कहती है डेट टू इक्विटी और दूसरा का नाम है करंट रेशियो। इन दोनों का हम एक ही साथ में लेते हैं क्योंकि ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का और ये पार्ट है बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट को जब तक नहीं जानेंगे तब तक प्रॉफिट लॉस को, एक दिखावा को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हमने इसको लेकर के एक R2R की लुक पर काम करेंगे। एक फार्मूलाज मैंने इसको कहा है और फार्मूला ये कहा है कि इसमें क्या करेंगे, रिस्क टू रिकन्सलेशन को देखेंगे, रिस्क टू रिवार्ड्स की तरफ चर्चा करेंगे आखिर क्या है। जहाँ पे फिलहाल यदि ROC की बात करें तो 60% के आसपास है, ROE की बात करें तो 14% के आसपास का है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड में 0.02% के आसपास निकल के आती है। जहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ कहती है करीब 62% के आसपास प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। नंबर ऑफ शेयर कहती है करीब 12 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब अच्छी खासी है। मार्केट को करीब 56,000 करोड़ के आसपास की मार्केट बनती है। अब सवाल आता है जो हमने कहा था 6,000 वाले प्राइस को, इसके हम ध्यान देंगे।
समझने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ से इतनी बड़ी रैली हो सकती है, क्या ट्रेंडिंग कहता है, वो हम इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे, समझेंगे। जो कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है, हमने इसका चार्ट को देखा, पिछले एक साल की चार्ट को। एक साल की चार्ट में इंटरेस्ट क्या बनती है। एक साल की चार्ट में हमें ये समझ में आई कि यहाँ पे मार्केट में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इस शेयर के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। आप नीचे वॉल्यूम की लाइन भी देख रहे होंगे, जहाँ वॉल्यूम काफ़ी नीचे है, एक ज़मीनी हकीकत के आसपास है। एक बार वॉल्यूम एक तगड़ी जंप आई, हो सकता है यहाँ पे बुक में बल्क डील हुआ हो या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात किया हो, जिसकी वजह से बड़ी सी लंबी रैली हो गई, बाद में थोड़ा सा गिरा भी था। लेकिन क्या इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ ध्यान दिया जाए? अब इसलिए दिया जाए इसका ये देखा जाए इसका कब का पूरा था। यहाँ पे देखा जाए तो ये कहता है कि यहाँ पे इस प्राइस के आसपास के, देखिए यहाँ पे लगातार टच करती नज़र आई थी, यहाँ पे लगातार टच करती नज़र आई है। और यहाँ पे मार्केट हो सकता है दोबारा चले, क्योंकि इसका पीछे कुछ कारण है। इसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में मार्केट क्या कहता है, वॉल्यूम में मार्केट कहता है कि यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था। मार्केट ने क्या किया, उछाल लगाया, उछाल का सिलसिला चलता है। अब आते हैं पीयर्स को लेकर के। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए जानते हैं इस थर्मैक्स को लेकर के। पीयर्स में कहती है कि ज्योति सीएनसीज ऑटो हैं, जुपिटर्स वेगस हैं, टीटागढ़ रेलवेज जैसी कंपनीज हैं। कि कुछ रेलवे के लिए कंपनी काम काज करती है, कुछ पावर सेक्टर के लिए करती है, कुछ वॉलर के लिए करती है। इन सभी को हम ये कह सकते हैं कि हैवी क्या बनाती है, हैवी इक्विपमेंट्स बनाती है। इन सभी में यदि सबसे ज़्यादा किसी स्टॉक में भीड़ है, वो भीड़ का आंकलन कहता है कि ज्योति सीएनसी के ऊपर भीड़ नजर आती है, सबसे ज़्यादा भीड़ का आंकलन। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट तरफ। ये क्योंकि ये क्वार्टरली रिजल्ट और इसका परफॉर्मेंस लेवल है, यही हमें कुछ हकीकत से बयां कराएगा कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल को लेकर के, जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को बेसिकली दर्शाता है। तो यहाँ पे सेल्स की तरफ देखें तो सेल्स में क्या हो, ये जून से जून में जंप किया, पिछले पीरियड से उन्होंने गिरावट दर, जबकि 7% से घट के 6% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाती है। नेट प्रॉफिट 60 करोड़ से बजाय 109 करोड़ पे होती है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कम इस मैनेजमेंट को, जो यहाँ पे मैनेजमेंट ने अच्छी तगड़ी कमाई करके दिया। पिछले भी मैनेजमेंट जो होगी या वही सेम लोग हैं, वो तो मैं अभी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लेवल था, हाँ यहाँ से कंपेरेटिव ठीक है, लेकिन पिछले पीरियड से इसमें एक गिरावट देखने को। अब इसके बारे में एक नज़र हम देखें परसेंटेज को लेकर के, क्योंकि परसेंटेज भी हम अपने पास कैलकुलेशन नहीं करते हैं, गूगल हेल्प से हमने लिया। और ये हेल्प हमारे पास ये कहता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि आप चार्ट को देखें, कुछ तो दिखाता है, और दिखाता है कि 13% के आसपास की रिवेन्यू में इंक्रीज होती है, 12% के आसपास एक्सपेंसेस भी बढ़ती है, 12 से 13% मान लेते हैं। और इसके अलावा देखा है तो नेट इनकम साइड में करीब 94% के आसपास की उछाल थी, और यही उछाल का सिलसिला बढ़ा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 70%, अर्निंग पर शेयर करीब 17%, और ईबीटा की बात करीब 5.5% के आसपास की उछाल के साथ कारोबार किया है, जहाँ पे पिछले साल के सेम पीरियड से हमने इसको कंपेयर किया। ट्रेंडिंग व्यू में हमने ये देखा जो कंपनी की जो ट्रेंडिंग था, बड़े परसेंटेज जंप किया, लेकिन इसके ट्रेंडिंग उस लेवल पे नहीं था, क्योंकि ट्रेंडिंग के बाद देखा जाए तो क्वार्टर में पहले भी अच्छी खासी इन्होंने बनाई थी प्रॉफिट। आइए ईयरली तरफ का ट्रेंडिंग देखते हैं, और ईयरली का ट्रेंडिंग क्या कहता है इसके बारे में। तो वो देखने को ये मिलती है, इसका ईयरली में ट्रेंडिंग क्या लगातार बढ़ी है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, जो कोविड से पहले का सिचुएशन, कोविड के बाद का। देखिए कोविड का 20-21 का पीरियड चल रहा था, उसके बाद मार्केट ने 21-22 के बाद क्या किया, 21-22 के बाद देखिए क्या इनकी उछाल चालू हुई, और ये इनकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ी। जब ये बढ़ी तो प्रॉफिट को लेकर के देखते हैं, प्रॉफिट लगातार बढ़ती नजर आई। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट था उसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है, ये इसका आंकड़ा था। जहाँ प्रॉफिट में यदि हम देखें इसको तो ये कहती 663 करोड़, 45 करोड़ के आसपास, और ये भी लास्ट 12 महीने का डेटा भी मिला है। मतलब इस मैनेजमेंट को टॉप का तो अवार्ड मिल ही जाएगा, क्योंकि लगातार इनकी सिलसिला क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी सी ग्रोथ दिखती है। और वो परसेंटेज हम यहाँ पे देखें, पिछले साल से कहते हैं कि 15% से ज़्यादा की उछाल थी, एक्सपेंसेस भी 15% के आसपास उछाल रही है।
नेट इनकम 48% बढ़ती है, और इसी क्रम में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 24%, ईबिटा अर्निंग पर शेयर करीब 55%, और ईबिटा में करीब करीब 34-35% की उछाल देखने को बनी है। अब अब सवाल आता है जो क्या कंपनी में, क्योंकि ये प्रॉफिट की पार्ट हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट की पार्ट एक बुक की हुई वैल्यू है, और इसके लिए हमें इसको पीछे जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी होगा, हमें जानना जरूरी है R2R को लेकर के, जिसके लिए हमें चाहिए बैलेंस शीट। इसलिए हम बैलेंस शीट को फिगर आउट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बैलेंस शीट फिगर में हम क्या समझेंगे। बैलेंस शीट फिगर में हमने देखा इसको लेकर के बोरोइंग्स क्या कहती है, तो कहती है ना बोरोइंग्स को लगातार क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया, इसका यूज क्या किया। तो यूज की तरफ देखें तो यहाँ पे 700 करोड़ के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिले फिक्स एसेट्स के अंदर। इसके अलावा वर्किंग प्रोग्रेस भी इनके पास था, और इन्वेस्टमेंट की पार्ट भी रही है। और यदि अदर एसेट्स की तरफ भी ध्यान दें तो उसके बारे में ये आंकड़ा देता है, इनके पास ट्रेड रिसीवेबल करीब 2100 करोड़ के आसपास बनती है। अब सवाल ये आता है कि इनके पास जो 2100 करोड़ से ज़्यादा का जो उधार पड़ा है, उस उधार के पीछे रिस्क कितना है। रिस्क के साथ साथ टाइम फ्रेम क्या कहता है, किस टाइम में पेमेंट रिसीव होता है। इसके साथ साथ क्लाइंट कौन है, क्या क्लाइंट छोटे लेवल का है, सरकार की है, प्राइवेट की है। तो इससे क्या होता है, एक रिस्क फैक्टर जो है ना वो एक सामने दिखता है कि अच्छा इसमें थोड़ा रिस्क कम है, क्योंकि सरकार की होगी तो रिस्क कम होगा, पैसा आज निकल तो दे ही देगा। आइए अब इसको समझने के प्रयास करते हैं हम, कहाँ से, इस पार्ट जहाँ पे कहते हैं 2100 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा लेता हूँ, कहाँ पे लेता हूँ, कभी 2100 करोड़ का इनका डेटर था, 9300 करोड़ का क्या था टोटल सेल्स था, 643 करोड़ का टोटल ये क्या था। आप इसका तीनों का वैल्यूशन को देखिए, बस टेबल देखिए और समझ में कुछ आ रही है। समझ में ये आई, जो सेल्स के हिसाब से देखा जाए करीब 2100 करोड़ का, सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को देखें तो 600 करीब 650 करोड़ का। मतलब सडनली क्या है इसमें, परसेंटेज ऑफ जो रिस्क था वो ज़्यादा है, किसके लेवल पे, प्रॉफिट के बेस। अब सवाल आता है कि इनके पास ये क्या है, इस पे नंबर जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम में कोई रिस्क नहीं बनता है, टाइम फ्रेम में कोई रिस्क नहीं देता, लेकिन रिस्क कहाँ देता है, प्रॉफिट और डेटर्स की परसेंट। देखिए उसके बारे में देखा जाए तो ये कहती है कि इनोवा इनका कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में करीब 7% की गिरावट होती है, और करीब 14% एसेट्स बढ़ते हैं, तो 14% से ज़्यादा करीब लायबिलिटी भी बढ़ती है। मतलब इन दोनों में कोई फर्क नहीं हुआ, मतलब जितना बढ़ा है जितना उन्होंने एसेट्स क्रिएट किया उतना उन्होंने लायबिलिटी भी क्रिएट किया। अब आते हैं यहाँ पे देखिए इस चीज़ को लेकर के, निवेशक को लेकर, उससे लेकर सेंटिमेंटल पे चल, सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहता है। तो आज की कुछ सेंटिमेंटल इसके बारे में देखा गया, और इस तरह के सेंटिमेंटल कुछ ना कुछ चलती रहती है, जिसपे मार्केट की जो अलग रिएक्शंस होती रहती है। और यहाँ पे कहती है कंपनी, जो इनके पास एक थर्मेक्स के पास कहती है कि फर्म दैट द थर्मेक्स बेव बेबकॉफ कॉक एंड द विलकॉक्स एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है, जो कि होल्डी ऑन सब्सिडी ऑफ द कंपनी, हैज़ कंक्लूडेड ऑन ऑर्डर ऑफ द 516 करोड़। ध्यान देने वाली बात है, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, इसका एक ऑर्डर मिलता है कहते इतना का, सप्लाई ऑफ 550 TPH सर्कुलेटिंग फ्लूइडिसाइड्स बेड कम्बुशंस बॉयलर की बात इन्होंने कहा है। और ये शायद किस कंपनी को लेकर के सप्लाई करेगी, इसके बारे में कुछ यदि कहती होगी तो शायद हम देख लेते हैं। तो कहती है जिंदल एनर्जी एनर्जी के लिए करेगी, जो कि शायद PTC इन द फॉरेन कंपनी है, जिंदल की शायद फॉरेन का सब्सिडरी कंपनी होगी। इसके लिए कंपनी इंटरनेशनल्स को लेकर कहती है, और इसका करीब करीब कहता है कि इनके पास 25 महीने का टाइम मिला है तो सप्लाई करने के लिए। और ये कंपनी बना के बॉलर इसको बना के क्या करेगी, भेजेगी। उसमें क्या क्या काम है इनके पास, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सप्लाई, सुपरविजन, ये सारे के सारे काम इनमें
इस बॉयलर के रूप में देखने को इसके लिए कामकाज करेगी, जिसका नाम है थर्मेक्स। हमने एक देखा सेंटिमेंटल, और ये सेंटिमेंटल हमेशा आती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आज मैंने सेंटिमेंटल के ऊपर ही वीडियो बनाया। सेंटिमेंटल चलती रहती है, मार्केट कुछ न्यूज चलती रहती है, उसके बेसिस पे चार्ट जो है, चार्ट की ग्रोथ लेवल वहीं से दिखती है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखती है ना इंटरेस्ट क्या आती है। यहाँ पे पता है इंटरेस्ट पार्टी की ये आती है, जैसे मार्केट में कुछ नई पहल करती है कंपनी, तो उसके प्रति क्या होता है, मार्केट में बिल्डअप होता है ट्रस्ट। जब ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो मार्केट में कुछ नए प्लेयर भी आते हैं, और यहाँ से क्या हो सकती है, मार्केट उछाल कर सकती है। फिलहाल यहाँ पे ये देखने को मिला, इस जो है इस प्राइस को अभी रेजिस्टेंस मान के चले हैं, शायद इसको तोड़ने में भी थोड़ा सा लगता है कि क्या टाइम है। और उन्होंने सपोर्टिंग कहाँ पे लिया, देखिए सपोर्टिंग यदि देखा, क्या इस लेवल पे सपोर्टिंग लेती है, नहीं लिया। अब इसको कौन सा सपोर्टिंग बने, क्योंकि सपोर्टिंग तो खुद का ही ले रहा है, पिछला सपोर्टिंग ले रहा है। तो आइए एक चीज़ और देखिए निवेशक को लेकर के क्या क्या, निवेशक को लेकर के उससे पहले एक नज़र और चीज़ देखिए, जहाँ पे हम ये देखें जा रहे हैं कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी क्या करने वाली है। तो कंपनी 2024 के अंदर 12 रुपये का डिविडेंड पे करती है, इससे पहले वे 10 रुपये का डिविडेंड पे करती है। मतलब डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा ही कंपनी के पास रहा है, उसमें कोई इनको कमी देखने को नजर नहीं आई है। जबकि हमने ये भी देखा इसका आंकलन करके। अब समझिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को, आखिर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में क्या कहते हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये थी, तो प्रमोटर के पास 61% से ज़्यादा की होल्डिंग, पब्लिक के पास भी करीब 32% की होल्डिंग, और अदर्स के पास भी करीब 5% के आसपास होल्डिंग क्या थी। तो अदर्स में कौन है और पब्लिक के अंदर कौन कौन से वैसे लोग हैं, देखिए 61% की होल्डिंग तो 62% मान लेते हैं खुद की है। एफ आई के पास भी होल्डिंग करीब 15%, डी आई भी करीब 12%, और पब्लिक के पास केवल 4% की होल्डिंग है। और इस 4% की होल्डिंग में करीब करीब ये कह सकते हैं कि 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में, इंटरेस्टेड के साथ इन्वेस्टेड है। यहाँ पे क्या हुआ, 34 हज़ार, 37 हज़ार, 39 हज़ार, लास्ट में यहाँ पे क्या हुई, डिमांड लगातार बढ़ी है। और डिमांड में बढ़ने का कारण ये है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने डिमांड की बात किया था, जहाँ पे स्टॉक की पी की बात करते हैं, मतलब मार्केट में कुछ नए प्लेयर जब आते हैं तो कुछ नई पहल के साथ आते हैं, और वही यहाँ पे अब आते हैं, हमने करंट रेशो के बारे में देखा समझा, और इसके एनालिसिस पार्ट की तरफ चले तो कंपनी कहती है मेंटेन द हेल्दी प्रॉफिट की बात करता है। हिस्टोरिकल डेटा में ऐसा कुछ देखने को मिलती है, कहती है यहाँ पे 3 साल में 25%, 3 साल में 34%, और 3 साल में करीब 47% के आसपास, एक साल में तो अच्छी तगड़ी जिनकी जंप हुई है स्टॉक प्राइस को लेकर के। रिटर्न इक्विटी भी करीब 12-15% के आसपास की निकल के आती है। इसके हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल हमने देखा, और ये कहते हैं मेंटेन हेल्थी डिविडेंड दिया है, हमेशा दिया है, 12 गुने के आसपास की बुक वैल्यू से मार्केट की प्राइस चल रही है। इनके पास अदर इनकम भी सोर्स था, जो कहते हैं 390 करोड़ के पास इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी रहा, ये इनके लिए अलग से सेंटिमेंटल कहा जा सकता है। अब आते हैं ईयर एंड ईयर बेसिस पे अपने निवेशकों को उन्होंने दिया क्या, देखने को ये मिले जो पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास, 6 महीने में नियरली करीब 30% के आसपास, एक साल में नियरली करीब 71% की उछाल के साथ, 5 सालों में 55% के आसपास की उछाल बना के दिया है। इसके लिए सेंटिमेंटल अपडेट था। तो आज की लर्निंग हमने थर्मैक्स लिमिटेड को लेकर के समझने, जानने और सीखने का प्रयास किया, जहाँ कंपनी क्या ऑफर फॉर द सोर्स सोल्यूशन फॉर द एनर्जी इन्वायरमेंट एंड द केमिकल सेक्टर में कंपनी का कामकाज है। अब यदि मैं एक चीज़ देखूं, क्योंकि हमारे पास ये भी जानना ज़रूरी होता है कई बार, और कई बार ये जानना ज़रूरी है कि क्या सेक्टर वाइज भी कुछ परफॉर्मेंस करती है क्या। मान लेते हैं उसके वॉलेट पे है, सोलर पे है, क्या है, तो कहते हैं सेक्टर वाइज कोई परफॉर्मेंस उन्होंने दिया नहीं, इसके लिए हम क्या करें, कोई बात नहीं। पीपीटी कुछ दिया है, कहते हैं हाँ पीपीटी, अगस्त का पीपीटी तो आया था, पीपीटी आया था, तो क्या कहती पीपीटी को लेकर के, कहते थर्मैक्स लिमिटेड इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन जो आया था, उसमें कहती है जो बी ग्लोबली रिस्पेक्टेड हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इन एनर्जी एंड द एनवायरनमेंट के लिए कंपनी का देखने को मिला है। फिर कहते थे हम थर्मैक्स एज द ग्लैंस द 52 और 100 के आसपास करीब एम्प्लॉय हैं, करीब
5,000 से ज़्यादा की एम्प्लॉय कंपनी में, 30 कंट्री से ज़्यादा में कामकाज करती है। रेवेन्यू की बात कहती है कि और 90 कंट्री में नॉन इंस्टॉलेशन इंस्टॉल्ड कर चुकी है। 30 कंट्री में इनका सेल्स ऑफिस प्रेजेंट है। रेवेन्यू कहती है करीब 9,000 करोड़ से ज़्यादा का है। 14 मैन्युफैक्चरर्स लोकेशन है इनके पास। ये कुछ डेटा इनका निकल के आती नजर आई। जहाँ बिजनेस परफॉर्मेंस समरी की बात किया, बिजनेस सेगमेंट वाइज क्वार्टरली ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने बना के दिया है। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर कहा है और बाकी मार्केट सेंटिमेंटल, इनपुट कॉस्ट और डिमांड की भी बात कहा है। कहती है सेंटिमेंटल द PMI केम इन द, जो कि कहती हैं PM केम इन द 58.3 इन द जून 2024 अप टू द May's 57 point, but is slightly below both preliminary estimates and the market forecast in the 48% की बात उन्होंने कहा। डिमांड की बात की तो कहते हैं हमारे पास डिमांड इस तरह से चाहिए बनी। हाईलाइट की बात कहते हैं कि लॉन्च ऑफ द थर्मैक्स सर्विस WWS मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, डोमेस्टिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंट न्यू की बात करते हैं कि कुछ ऐसे। इसके अलावा न्यू पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। TSA प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड थर्मैक्स केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। वीव एरो पॉली फिल्म्स हैं। इस तरह की चीज़ें डेटा में निकल के आई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार दोस्तों। अब आते हैं एक गोल्डन रूल को लेकर, और यहाँ पे कहता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? वो कहता है जो हमारी कैपेसिटी हो, अपनी कैपेसिटी के बेस, अपनी कैपेसिटी के बेस जो है आपको हमें रिस्क लेना चाहिए हमेशा। उस रिस्क के पीछे यदि हमें जानना ये है कि क्या हम 10% के रिस्क लेकर कितना 40% अर्निंग करना चाहते हैं। अब ये देखा जाए कि कई बार हमने ये भी देखा, हमारे अपनी स्टडी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो 10% की रिस्क फैक्टर के साथ 100% के रिटर्न की बात करते, ये इम्पॉसिबल्स बात निकल के आती। तो गोल्डन रूल क्या कहता है? मार्केट में टर्न और ग्रोथ दोनों को आंकड़ा करना चाहिए, और जो बेटर है वो भी देखना चाहिए, और एसएल को दिमाग में हमेशा नोट करके रखना चाहिए, तभी मार्केट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।